अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग उठ चुके होंगे, अपने दिन, अपनी सुबह का आगाज एक मुस्कुराहट के साथ नाजरीन कर चुके होंगे। लेकिन ये मुस्कुराहट बहुत देर तक अभी बरकरार नहीं रहने वाली, स्पेशली मम्मीज के लिए, क्योंकि मामास कल एक नोटिफिकेशन आया, मुझे भी कल सुबह रिसीव हुआ। देन आई थॉट के पता नहीं ये फेक न्यूज है या कंफर्म है। रात को जाके कंफर्म हो ही गया कि बच्चों के फ्राइडेज होने जा रहे हैं ऑफ, तो दे आर गोइंग टू हैव लॉन्ग वीकेंड, जो कि मामास के लिए भी आई एम श्योर वबाले जान बनने वाला है। लेकिन जिसके पीछे रीजन है अनवर, वो बड़ी खौफनाक है, सीरियस है। जो स्मोक का मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा है, और जिस तरह से नबीहा बता रही हैं कि अब बच्चों के लिए कुछ आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है कि बच्चे इससे ज्यादा मुतासर ना हो, तो उन्हें वीक में एक जो ऑफ डे है वो मजीद अभी दे दिया गया। और साथ ही साथ ये ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं, जो बाजार हैं वो रात 10 बजे के करीब बंद किए जाएं। संडे भी ऑफ रखा जाएगा, जो कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ही संडे होता है शॉपिंग के लिए, बाहर जाने के लिए। मॉम एंड डैड्स होते हैं, उनके लिए एक ऑफ डे होता है, उसने अपने सारे वीक के पेंडिंग काम भी करने होते हैं। अच्छा, बच्चों के भी स्कूल ऑफ, फ्राइडे ऑफ के हवाले से अनवार में यही बात करी थी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट जो है वो विफाकी सतह पर कौन से ऐसे इकदाम उठा रही है, क्योंकि बच्चों का स्कूल ऑफ कर देना, बाजार टाइम पे बंद कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस के हवाले से बात करना, इसको हम प्रिवेंशन कह सकते हैं, लेकिन ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें जो स्मोक के मसाइल हैं, जो बुनियादी रीजन है वो ये है कि जो गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं वो इतनी आलूदगी क्रिएट कर रही हैं, जो कि 40% बताया जा रहा है। स्मोक भी, फिजाई आलूदगी जो हो रही है, और इस वक्त माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज तो की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उस पर अमल पैरा किस तरह से होंगे, उसको किस तरह से लोगों को पाबंद किया जाएगा कि वो उस पर इंप्लीमेंट भी करवा सकें। जो गाड़ियां, बसें मौजूद हैं, जो रिक्शे मौजूद हैं, जिनका धुआं बन रहा है, फिर जो शहर के अंदर ही सनतें हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ जो फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रीजन बन रही है। और हम अपने शो में कल भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि हम सरहद पार इल्जाम लगा देते हैं कि वहां से फसलें जलाई जा रही हैं, तो स्मोक का निशाना बन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अनवार ये सब कुछ उस तरीके से ही हो रहा है। बहरहाल जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक है, या सांस लेने में मसला होता है, बच्चों को, बड़ों को, उनके लिए एक अवेयरनेस यहाँ पर बात करते चलें। स्नेक प्लांट मैं अक्सर बात करती हूँ, पर्सनली भी, अपनी फैमिली में भी, अपने घर में मैंने खुद इंडोर प्लांट है, ज़रूर रखें, बहुत हेल्पफुल होगा। और जितने भी एयर प्योरीफायर अनवार हम अपने घर में रखें, एक तो वो बहुत महंगा है, कॉस्टली है, प्लस उतना इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से जो मतलब नेचर फ्रेंडली नहीं हो सकते जिस तरह से स्नेक प्लांट का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं। एलोवेरा प्लांट भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। बहरहाल इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। अभी नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। तारीख फिर मिल गई, रमजान से पहले इंतखाबात का नया बयानिया। असेंबली की तहलील का कड़वा घूंट पीने में हिचकिचाहट क्यों? हुकूमत मामले पर स्नो और खामोश रहो की पॉलिसी पर क्यों कायम? अरशद शरीफ कत्ल केस, हुकूमत की एफआईआर पर वरिसा को एतराज, क्या यह मामला भी सियासत की नजर हो जाएगा? नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें, खुद साख्ता जला वतन सलमान शहबाज की भी पाकिस्तान की उड़ान, क्या नून लीग के लिए हवाओं का रुख बदल चुका है? अमेरिका के साथ कशीदगी, चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब, क्या मोहम्मद बिन सलमान रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? शाहिन अफरीदी को नजर लग गई, बैटिंग लाइन को क्या हो गया? क्या कौमी टीम इंग्लैंड का मुल्तान में शिकार कर पाएगी? और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के हवाले से। और खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक मरतबा फिर से एक्टिव दिखाई दे रही है। कल भी हमने जिक्र किया था, खबरों में चर्चा है। खान साहब का जो नया बयानिया है वो कितना जोर अब पकड़ता है, ये देखना बाकी है। इलेक्शन करवाओ, इंतखाबात करवाओ, मुहिम का जो आगाज है, मुल्क बचाओ मुहिम का जो है वो आगाज किया जा चुका है, और इस बयानिए को स्ट्रॉन्ग करने की अब कोशिश की जा रही है। हुकूमत बहरहाल तैयार नहीं है। और लेट्स सी, असेंबली की तहलील के हवाले से भी बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे उसमें नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट है, वो आपसे शेयर करते हैं। वाहिद हल नए इंतखाबात हैं, और नए इंतखाबात तरफ बढ़ने के लिए वो असेंबलियों की तहलील होगी। पार्टी की क़यादत ने असेंबलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले
चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त मुल्क में जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं वो किस हद तक पॉसिबल हैं, और सवाल ये भी है कि हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे को संजीदा क्यों नहीं ले रही, क्योंकि नबिया बारहा ये डिस्कस किया जा रहा है, ऑपोजिशन बार बार ये कह रही है, इमरान खान ये कह रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाएं, हुकूमत जो है वो मुआशी हालात को ठीक भी नहीं कर पा रही, माशी सूरत हाल है और वो इंतखाबात की तरफ भी नहीं जाना चाह रही। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जो एक हल्के के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए के अखराजात एक उम्मीदवार वो किस तरीके से अदा कर पाएगा। हालांकि अगर चंद माह कबल ही सूबाई और जो कौमी असम्बली के जो ज़मीनी इंतखाबात भी हुए हैं तो इमरान खान हुकूमत को इंतखाबात के मुतालबे पर कायल कर पाएंगे। ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा फासला दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा तजाद दिखाई दे रहा है, मुज़ाकरात की टेबल पर आते हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इसहाक डार साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान की जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से भी बहुत चर्चा थी कि आप वो नतीजा खेज मुलाकात हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, और जो सूबाई असेंबलियां हैं वो तोड़कर तहरीक इंसाफ रमजान से पहले इंतखाबात करवाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तें और हल्का बंदियों की तफसीलात जारी कर चुका है, लेकिन जो हुकूमत है वो इस वक्त डिजिटल हल्का बंदियों की बात कर रही है और उसके लिए फिर उन्हें मजीद वक्त दरकार होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी है जिक्र करना कि अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाएगी। डिजिटल डीलिमिटेशन के काम शुरू नहीं हुआ, अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए दोबारा हल्का बंदियों के लिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तज़ियाकार अमार मसूद ने हमें ज्वाइन किया। अमार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश और साथ ही साथ लाहौर में 11 रैलियों का ऐलान भी वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रमज़ान से कबल जो इंतखाबात का इनेकाद है वो मुमकिन हो पाएगा? ये जो दोनों फरीक हैं ये मुज़ाकरात की टेबल पर कभी बैठ पाएंगे? देखिए, ये जो इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश है ना, ये कोई हतमी पेशकश नहीं है। खान साहब एक दिन मुज़ाकरात का ऐलान करते हैं, अगले दिन लोगों को ये कहते हैं कि मेरी बात को दुरुस्त तौर पर समझा नहीं गया। जहां तक रैलियों का ताल्लुक है तो रैलियां तो उन्होंने बहुत ज्यादा निकाली हैं और मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा जलसे किए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई नहीं हुआ। वो जो चाहते हैं कि हुकूमत धड़ाम से गिर जाए वो सब कुछ नहीं हो रहा। अब नई पाक उन्होंने ये लगाई है कि किसी तरह इंतखाबात जल्दी से जल्दी हो जाए, और उसके पीछे सारा मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत को जो मुआशी बर्बादी हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए वक्त चाहिए, और ये तवक्को कर रहे हैं कि जून जुलाई तक हम कुछ अवाम की फलाह कर सकेंगे। उस वक्त तक खान साहब इनको वक्त नहीं देना चाहते। और आप देखिएगा अगर असम्बलियां ना भी टूटी तो हर रोज खान साहब कोई नया इंतशार, कोई नया फसाद लेकर जरूर आएंगे ताकि इस हुकूमत को काम करने का मौका ना मिले, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये पैदा करना चाहते हैं वो पैदा ना करना चाहें। दूसरी जानिब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि इंतखाबात को डिले किया जाए, बल्कि अब तो ये आवाजें भी आना शुरू हो गई हैं कि ये इंतखाबात शायद 2023 में ना हो, 2024 के मार्च में। इस हुकूमत को अगर इतना वक्त मिल गया तो फिर तो ये सूरत हाल बेहतर कर लेंगे और खान साहब का बयानिया दम तोड़ जाएगा। खान साहब के पास ये आखिरी चंद मौके हैं कि वो कभी असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करते हैं, कभी रैलियां और इंतशार का ऐलान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कहीं से भी दिलचस्पी रखती है कि वो इंतखाबात जल्दी करवाने में इंटरेस्टेड हो। शहबाज शरीफ साहब से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि अगर हमने एक दिन पहले भी असम्बलियां तोड़ दी तो ये बुनियादी तौर पर अपनी मौत को खुद दावत देने के मुतरादिफ। तो इस सूरत हाल में एक बड़ा अजीब सा प्लान बनता है जो कि
सियासी कुव्वतों के दरमियान और इमरान खान जैसी कुव्वतों के दरमियान एक हाइब्रिड निजाम के दरमियान ये क्लैश रहा है। इसमें फतह कौन हासिल करता है, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी इसको देखना। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को कहीं से पैगाम मिल गया है कि वो इस नहीं। हमारे पास जानना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई क़यादत का तो ये दावा है कि वो चंद रोज में असेंबलियां तहरील कर देंगे, मगर जो पंजाब काबीना है उसमें नए वजीर का इजाफा भी किया गया जिसकी तैनाती से इमरान खान लाइन थे। तो क्या आप समझते हैं कि काफ लीग कप्तान को अंधेरे में इस वक्त रख रही है? असल में देखिए, सियासत किसी ने करनी है तो भाई वो काफ लीग से सीखे। सियासत मफादात का अगर खेल समझना आप चाहते हैं तो काफ लीग की चंद नशिस्तें हैं पंजाब में और वो पंजाब के वजीर आला हैं, चंद नशिस्तें हैं उनकी फेडरल में और वहां पे भी हर मिनिस्ट्री उनकी मर्जी से उनको मिल रही है। ये इमरान खान बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि परवेज इलाही उनके बंदे हैं। परवेज इलाही सिर्फ अपने मतलब के बंदे हैं, वो किसी भी तरह भी इमरान खान का साथ उस तरह नहीं देंगे जिस तरह इमरान खान चाहते हैं कि उनके जो सपोर्टर हैं जो बगैर किसी दलील के बगैर किसी वजह के बेलौस होकर उनका साथ देते हैं। परवेज इलाही साहब को असेंबलियां तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तो उसकी रीजन ये है कि अगली दफा परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं बने, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं बनेंगे तो फिर उस सूरत हाल में ये आखिरी मौका है और वो इस मौके को कैपिटलाइज करेंगे। दूसरी बात ये है कि सदर मुमलिकत की तरफ से भी और धीरे धीरे कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये पैगाम सुनाई दे रहा है कि असेंबलियों को अगर तोड़ेंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको नुकसान पहुंचेगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो जाहिर है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। पंजाब का मसला ये है, पंजाब में इस वक्त दो हुकूमतें चल रही हैं। एक पीटीआई की हुकूमत है जिसमें पीटीआई के एक वजीर है जिन्होंने अपना एक दफ्तर बनाया हुआ है और वो तकरीबन वजीर आला हाउस ही है। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब का अपना दफ्तर है, वो अपने काम निकलवा रहे हैं। तो इस कश्मकश में दोनों टीमें वक्त अपना गुजार रही हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान के कहने पर परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ देंगे। अलबत्ता अगर कहीं और से उनको ये सजा आई तो वो लेकिन अमार साहब कबल इस वक्त बात का जो इनकाद है वो बज़ाहिर नामुमकिन आपको क्यों दिखाई दे रहा है? जो इस वक्त करंट सिचुएशन है मुआशी हालात की, क्या उसको लेकर हुकूमत मजीद डिले करना चाहती है? जी बिल्कुल, इसकी लीगल मिसालें और वजूहात मौजूद हैं कि अगर हुकूमत वक्त चाहे और ऐसा माशी क्राइसिस आया हो तो वो 6 महीने तक अपनी मुद्दत को एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन जल्द इंतखाबात से वही सारी बात जो अभी तक हम कर रहे हैं, सारा मसला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो या जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हो, कि पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने के का ताना लगे। इसलिए सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को ठंडा करके इकोनॉमी पर फोकस किया जाए। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सियासी इंतकाम या इस तरह की चीजों में नहीं पड़े। जिस तरह इमरान खान साहब शुरू हुए थे, वो शहबाज शरीफ साहब ज्यादातर उनका फोकस इकोनॉमी पर है और वो इकोनॉमी पर ही उस फोकस को रखना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे यूं लगता है कि हुकूमत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वजह बनाकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होने देगी। और ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान में फैसला साज कुव्वतें सिर्फ जमहूरी कुव्वतें नहीं होती। हर तरफ से बुनियादी तौर पर एक पैगाम मिल रहा है कि स्टेज पर पहला फोकस जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मईशत को दुरुस्त करना है। जो तबाही 3.5 पौने 4 साल इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ की, वो फौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकती। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो कारकर्दगी अब तक दिखाई गई है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। बहुत बेतहाशा इकोनॉमिक कमिटमेंट्स हैं दुनिया की तरफ से, लेकिन उनमें से मटेरियलाइज कोई भी नहीं हुआ अभी तक। ये दूसरे वजीर खजाना आ चुके हैं, पहले मिफ्ता इस्माइल थे जो अच्छा भला काम कर रहे थे, इसहाक डार साहब आए, उन्होंने कहा मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और अब जब वो आए हैं तो वो सब कुछ नहीं हो पा रहा। उसकी रीजन ये है कि इकोनॉमी कोई सी जादू की छड़ी से ठीक नहीं होती, इसके लिए कंक्रीट लॉन्ग टर्म एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं।
खान साहब वो एक्शन करने ही नहीं देते। आपने देखा है कि हर दूसरे दिन मुल्क में कोई फसाद। अमार साहब, अभी चंद हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि कोई मेंबर असेंबली 1 साल में 2 बार इंतखाबात के जो अखराजात होते हैं वो उठाने का मुतहम्मिल हो सकता है? अच्छा भाई देखिए, ये दोबारा तो कोई मेंबर असेंबली इस तरह के अखराजात नहीं कर सकता। सोने की काम तो किसी के पास भी नहीं होती, और अगर होती भी हो तो वो पैसे को लुटाते नहीं फिरते। दूसरी बात ये है कि असेंबलियां तोड़ने के हवाले से भी ये जो बात की जा रही है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी पंजाब की और केपीके की, और नए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, तो नए इंतखाबात होंगे, 6 महीने के बाद दोबारा इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। तो ये मुल्क कई अरब 20-25 अरब रुपया इंतखाबात पर लगता है, तो मुल्क इसका बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इंडिविजुअल सतह पर भी सोचे, लोगों के पास बर्बाद करने के लिए इतना पैसा नहीं होता। बेतहाशा लोग सियासत में पैसा कमाने आते हैं, पैसा बर्बाद करने नहीं आते। तो ये कि एक साल में 2-2 दफा इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिसका उम्मीदवारों की जेब पर बहुत असर पड़ता है। तो ठीक है अमार साहब, ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, उस पर जो हुकूमत की अदम दिलचस्पी है उस पर क्या कहेंगे? असल में इमरान खान खुद अपने मुज़ाकरात की पेशकश में दिलचस्पी नहीं ले रहे, इसलिए कि जब आप अपने मुखालफीन को मुसलसल गालिब गलोच का निशाना बनाएंगे, उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, उनके नाम रखेंगे, उनकी नकलें उतारेंगे, उनको बुरे बुरे अलकाबात से नवाजेंगे, तो इसका साफ सा मतलब है कि इमरान खान सीरियस मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। अभी पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो कुछ इतना मुनासिब नहीं था, लेकिन वो सूरत हाल उसी का मुतकाजी कर रही थी कि पहले इमरान खान इस तरह बोलना तो बंद करें, पहले दूसरों को गालियां देना तो बंद करें, और ये रियलाइज करें कि वो अब हुकूमत में नहीं है, हुकूमत किसी और की है। तो जब इस तरह का उनकी तरफ से कोई एंगल मिलेगा, उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो बयानिया इमरान खान ने बनाया हुआ है काफी दिनों से हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब की मुलाकात होने जा रही है आरिफ अलवी साहब से, तो ये जो मुलाकातों की खबरें हैं, इसमें आपको क्या लगता है हुकूमत इमरान खान साहब से कौन सी शराइत मनवाना चाहती है या उनको किस पेज पर लाना चाहती है? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। हुकूमत इमरान खान से क्या चाहती है? हुकूमत ये चाहती है कि उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए टाइम दिया जाए, ठीक जी, और हुकूमत उसके बदले में क्या गारंटी कर सकती है कि हम इंतखाबात साफ और शफाफ करवाएंगे, कोई हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत नहीं किया जाएगा। आज जो तीसरी मुलाकात थी शायद इसहाक डार की और आरिफ अलवी की, उसके बाद जो बयानिया आया वो तो बज़ाहिर यही आया कि हम माशी तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ पॉलिटिकल मामला भी डिस्कस हो रहे हैं। और इमरान खान के 2 खौफ हैं, एक तोशाखाना केस और एक फॉरेन फंडिंग केस, और उसके साथ उन्हें जेल जाने का खौफ है। जिस तरह दलेरी के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने जेलें काटी, इमरान खान में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उतनी जेल काट सके, तो वो इस खौफ से निजात चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने नफरत अंगेज बयानिए से पीछे हट जाएं, लेकिन पहले हुकूमत उन्हें गारंटी दे कि तोशाखाना जिसमें इमरान खान की घड़ी चोरी पकड़ी गई है और फॉरेन फंडिंग जो कि पाकिस्तान के आइन के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है, वो इन जराइम से हुकूमत इन 2 केसेस से पीछे हट जाए तो फिर कोई सुलह सफाई का पैगाम मिले। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ऐसी गलती करने लगी है, और ये कानून की और आइन की कोई मुनाफी बात होगी। ठीक है अमार साहब, चीफ इलेक्शन की अगर बात करें तो उन्होंने बुध को भी ये बताया है कि अगर जल्द इंतखाबात में जाते हैं तो इंतखाबी अमल मशकूक हो सकता है। आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली इसकी क्या रीजन हो सकती है? और वो ये कह रहे हैं कि तैयारियों के लिए, हल्का बंदियों के लिए 6 से 7 माह का वक्त भी दरकार है। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो फिर इंतखाबात वाला मामला तो हमें खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि अभी तक हमारी तैयारियां नहीं हुई, अभी तक मरदमशुमारी नहीं हुई, अभी तक नई हदबंदियां नहीं हुई हैं। जब तक वो नई हदबंदियां नहीं होंगे, और पिछली हदबंदियों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हुकूमत सिंध और सिंध की 2 बड़ी पार्टियों को बड़े शदीद इख्तलाफात थे।
और ये भी याद होना चाहिए कि इस हाइब्रिड निजाम को लाने के लिए कुछ हदबंदियां की थी, कुछ हलकों को कहीं से तोड़कर, कहीं से मोड़कर किसी और हलके में शामिल किया गया जी। तो एक दफा साफ शफाफ हद करने की जरूरत है, और जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन मुनासिब नहीं है, और उससे जाहिर है फिर खदशात पैदा होंगे, सिंध से वही आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी जो पहले उठ रही थी। तो हदबंदियां मुकम्मल होंगी मार्च तक। मार्च के बाद 6 महीने रह जाते हैं। 6 महीने अगर इंतखाबात में रह गए तो आप असेंबली तोड़ नहीं सकते। तो अगर सिर्फ जल्दी इलेक्शन के लिए असेंबलियों को तोड़ा जाएगा और नए इलेक्शन किए जाएंगे तो वो इलेक्शन मुतनाज़ा भी होंगे, मशकूक भी होंगे, क्योंकि उनका मकसद शफाफ इलेक्शन करवाना नहीं होगा। उनका मकसद ठीक है, बहुत शुक्रिया अमार मसूद तजियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो हल्का बंदियों वाला मामला है उसमें काफी वक्त दरकार है। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह रहे हैं कि 6 से 7 माह का वक्त लग सकता है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात का जो इनकाद है उसको यकीनी बनाया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाजरीन, वजारत दाखिला की तरफ से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस में बनाई गई जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। और जो ये रिपोर्ट है वो कह रही है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया, जो पहले से भी अनवार जिस बात के शक का इजहार किया जा रहा था। और फैक्ट फाइंडिंग टीम का ये कहना है कि कीनिया में अरशद शरीफ के जो मेज़बान हुरम और वकार हैं, जिनका किरदार नहायत ही अहम है, वो मजीद तहकीक तलब हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ के कत्ल से पहले और उसके बाद कीनिया में होने वाले तमाम वाकयात, उनका सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फोन डेटा, डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल्स के बारे में भी तमाम मालूमात रिपोर्ट में शामिल की हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट में पोस्टमार्टम का जिक्र भी किया गया है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद के ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। जिस तरह से हमने देखा कि मीडिया में भी रिपोर्ट होता रहा है, कुछ फॉल्स न्यूज़ भी सामने आती रही हैं। पाकिस्तान और कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तजाद भी देखने में आया है। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो अरशद शरीफ का जो नाखून है वो डीएनए के लिए लिया गया, लेकिन कीनिया के हुकाम ने ये नहीं बताया कि कितने नाखून बतौर सैंपल लिए गए थे। और अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो वहां पर अरशद शरीफ पर तशद्दुद के जो खदशात हैं उसके हवाले से उनको तकवीयत मिलती है। पाकिस्तानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के बाएं हाथ की उंगलियों के 4 नाखून नहीं। रिपोर्ट ये कह रही है कि हालात के मुताबिक खुर्रम अहमद का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं लगता कि चलती गाड़ी पर फायरिंग की गई है। मुमकिना तौर पर अरशद शरीफ को खड़ी गाड़ी में निशाना लेकर मारा गया है। और ये बात हम पहले भी करते आए हैं कि खुर्रम और वकार के हवाले से डे 1 से बात की जा रही है कि उनको मजीद और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है इस तमाम तर मामले में। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो फैक्ट्स फिलहाल सामने आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जवेरिया सिद्दीकी, अहलिया अरशद शरीफ साहब, और हमारी कुलीग भी हैं। जवेरिया, सबसे पहले तो रियली सॉरी, आप आई एम श्योर कि बहुत ही कर्ब से गुजरी होंगी आप, आपकी फैमिली। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ऑन एयर बात कर रहे हैं और फिर हमारी अक्सर बात हो भी जाती है। सो बहुत आई एम श्योर मुश्किल हालात होंगे, आपके लिए बात करना भी मुश्किल होगा, और स्पेशली मीडिया पर जो आए रोज़ नए नए ताने बाने जुड़ रहे हैं, जो इंकशाफात, जो तस्वीर आती हैं, वो फैमिली के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होंगी। अभी आप कैसे कहेंगी जो पूरी सिचुएशन है, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है, अब आपकी फैमिली मुतमईन है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस हवाले से? सबसे पहली बात कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया पर पहले क्यों गई, हमारे हाथ में क्यों नहीं आती कोई भी चीज? सबसे पहले इसको कौन पहुंचाता है कि हमारा ना एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है रोज की बुनियाद पे। अरशद वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन,
ठीक है, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करें, हमारे दस्तावेजात लगा दिए जाएं पब्लिक के लिए, उनकी तस्वीरें इस तरह की लगा दी जाएं जो कि हमने पहले ना देखी हो, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो तस्वीरें हैं मैंने पहले नहीं देखी थी, उसमें से बहुत सी तस्वीरें। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, आपको जिंदा दरगोर कर देती हैं। और रोज के हिसाब से अगर आपका मीडिया ट्रायल हो या रोज के हिसाब से अगर आपको इस तरह के शॉक दिए जाएं तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। एक चीज सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, मेरे हाथ में आनी चाहिए, वो क्यों उसको सिस्टमैटिकली जो है वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है। अगर किसी ने इंसाफ मांगना है ना मेरे शौहर के लिए, तो वो उन चीजों को थोड़ा ब्लर करके भी मांग सकता है। क्योंकि मैं और अरशद, हमने जब भी किसी के लिए आवाज उठाई, हमने उसकी आइडेंटिटी का बहुत ख्याल रखा। स्पेशली कभी भी कोई रेप विक्टिम होता था या इस तरह होता था तो हम हमेशा उसकी वो चीजें हाइड करते थे। लेकिन अगर खुले आम हमारे दस्तावेजात, हमारे फोन नंबर, आईडी कार्ड चीजें शेयर की जाएंगी तो वो मजीद हमारे लिए तकलीफ का बायस होंगी। दूसरा, जहाँ तक केस की बात है, केस में ये है कि पाकिस्तान में चीजें बहुत स्लो होती हैं जी, क्योंकि ये तो अभी पहला एक छोटा सा कदम है सोमोटो। अब देखते हैं इसमें हमें कितने साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए। लेकिन जवेरिया, आप ये समझती हैं जब से खुद नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ अहम चीज़ें भी सामने आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, अब आपको लग रहा है इंसाफ होगा, या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद आप इस केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था उसमें कोई मेजर तब्दीली देख रही हैं? इस तरह हुआ कि जैसे ही ऐलान हुआ ना तो हमें फौरन से जो है वो प्रिंस हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी अरशद की मुकम्मल पोस्टमार्टम की, जो कि बहुत दिन से वो नहीं दे रहे थे। और पहले भी उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट देने में अच्छा खासा हमें तंग किया और इंतजार करवाया। दूसरी चीज ये है जो कि हुई FIR, ठीक है। लेकिन FIR जो है वो मेरी सास साहिबा की मदयत में होनी चाहिए, जिसके वर्षा जिंदा होते हैं वो उसकी FIR जो है वो लेके जाते हैं, उनकी मदयत में होती है। तो पुलिस किस खुशी में जो है वो इसमें कूद रही है और उनका क्या मैंडेट है इस हवाले से। तो वो जिस तरह क्विकली उन्होंने किया ना, तो वो भी एक चीज मेरे लिए वो थी कि मुझे सोमोटो के बाद लगा ओके हमें इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन जैसे ये सब चीजें शुरू हुई ना तो मुझे लगने वाला कि हमें भी हर दिन तंग करेंगे और हमें भी हर दिन जो है वो इन्हीं कर्ब में से गुजरना पड़ेगा, जिससे हर तरह के आम लोग यहाँ गुजरते होंगे इंसाफ के लिए। जवेरिया, इस तमाम तर मामले में हुकूमत का क्या किरदार आपको दिखाई दे रहा है? जैसा कि हमने देखा है कि जो पूरा मामला है वो सहाफ़ी के कत्ल से ज्यादा सियासी जमातों के लिए पॉइंट स्कोरिंग का बन गया है। मैंने एक चीज नोट की है कि हुकूमत में जो है उनके, सबको तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ क्वार्टर्स जो है वो मेरे शौहर की किरदार कुशी में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और बार बार ये चीज कर रहे हैं, जो बहुत तकलीफ दे है हम सब के लिए। और इसके अलावा किसी को भी इस पे सियासी अपने अपने एजेंडास को नहीं वो करना चाहिए। ये एक सहाफ़ी का कत्ल है, एक सहाफ़ी की शहादत है, इस पे तमाम सहाफ़ियों को हमारे साथ जो है वो फरीक होना चाहिए, ताकि इस मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है वो 10 दर्जे डिक्लाइन कर गई है इस साल। तो अगर इसी तरह होता रहा ना तो शायद फिर यहाँ पर बोलने। अच्छा जवेरिया, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो दो नाम इस वक्त मशकूक दिखाई दे रहे हैं पूरे मामले में, जिनसे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वकार और खुरम, आपकी जब लास्ट टाइम अरशद साहब से बात हुई इन दोनों अफराद के बारे में जिक्र किया गया, किन अल्फाज में जिक्र किया गया? आपकी नज़र में भी क्या ये दो शख्स मशकूक हैं? आप समझती हैं कि इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? और पूरे कत्ल से आपको लगता है कि इन दोनों शख्स का गहरा ताल्लुक है? देखिए, जो इस केस के दो मुहर्रिकात हैं, एक कीनिया में चूंकि ये हुआ है क्राइम, और इसकी कड़ियाँ यहाँ पाकिस्तान से भी मिलती हैं। तो हर तरह की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। स्पेशली क्योंकि मेरा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह जमाल खशोगी के मामले में किया था या आलमी दुनिया ने मुकाबले में मतलब किया था, उस तरीके से इन चीज़ों को होना चाहिए। और जो वहाँ की मतलब लोग इन्वॉल्व हैं और जो यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, सबकी तफ्तीश होनी चाहिए। और इसमें आपको पता है कि वो पुलिस वाले किधर हैं जिन्होंने ये सब किया? क्योंकि वहाँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें आईपुआ के पास ये केस है इस वक्त, वहाँ पर जो इसकी तहकीकात हो रही है, वो पुलिस वाले कहाँ हैं? ठीक है, तो जो यहाँ के जितने फैक्टर्स हैं और वहाँ के जितने फैक्टर्स हैं, सबकी तहकीकात होनी चाहिए।
और इसको जो है इस केस को वुकला आगे लेके चलेंगे। ठीक है जवेरिया, ये बताएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो हमेशा हमने देखा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करते थे और एग्जैक्टली रिपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जो खास तौर पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से जो तासुर दिया जा रहा है वो यही तासुर है कि शायद अरशद शरीफ उनकी जमात के सपोर्टर थे, जो रजीम चेंज हुई उसके मुखालिफ थे, या तहरीक इंसाफ के लिए वो एक नरम दिल रखते थे। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें भी केस पर इफेक्ट करेंगी? जिस तरह से नबीहा ने भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इससे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए मैं एक आपको चीज बताती हूँ, अरशद ने हर जमात की जो है वो करप्शन को एक्सपोज किया और यहाँ पे जितनी रूलिंग एलीट है उसकी करप्शन को भी जो है वो उन्होंने एक्सपोज किया। रजीम चेंज के वो मुखालिफ थे, दिस इज अ पब्लिक थिंग, ठीक है, और उनके दिल में उस टाइम पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उस हुकूमत के लिए पैदा हुआ जिसको डीरेल या टॉपल किया गया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बजाय कि अगर आप इमरान खान को फोकस करें, आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह क्या क्या कह रहे हैं अरशद के बारे में, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा तकलीफ है। अगर कोई शख्स हिमायत में या सपोर्ट में खड़ा होता है इंसाफ दिलवाने के लिए तो वो फिर भी मैटर करता है, लेकिन जो शख्स को किरदार कशी कर रहा है, जी बातें कर रहा है, वो क्यों नहीं मीडिया को नजर आता? लेकिन जवेरिया, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि अरशद शरीफ को मरवा देंगे, मैंने ही अरशद को कहा कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अरशद को थ्रेट्स नहीं थे? क्या अरशद के ऊपर 16 FIRs नहीं हुई थी? क्या अरशद की जान खतरे में नहीं थी यहाँ पे? लेकिन अगर नाम इमरान खान को पता है तो फिर क्या इमरान खान से भी तफ्तीश होनी चाहिए, वो नाम ले लें? जी जरूर उनको बताने चाहिए। अगर वो कुछ जानते हैं, जो भी इस केस के बारे में जो भी जानता है, मेरे हस्बैंड के जस्टिस के लिए उन सबको वो चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज को भी, या जो भी आगे जो मतलब प्लेटफॉर्म बनेगा इस हवाले से, उसमें हर वो शख्स जिसको कुछ पता है उसको वो जरूर बताना चाहिए, चाहे वो उसका ताल्लुक मीडिया से है, चाहे उसका ताल्लुक आवाम से है या पॉलिटिकल सर्कल से है, क्योंकि हमें एक सहाफी के लिए। ठीक है, आप ये समझती हैं कि जिसको इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है या जिसने भी कोई अपनी स्टेटमेंट सामने रखी है उन तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जब ये चूंकि पूरा वाकया कीनिया में हुआ है और जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया, इंटरनेशनल सहाफ़ती या फिर जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, किस किस से रब्ता हुआ है आपका फैमिली का, और इस सिलसिले में जो कीनिया की हुकूमत है उसको प्रेशराइज करने के सिलसिले में क्या किया जा रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से ताउन करें और कातलों तक पहुंचें? जी, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स की हैं और उसके अलावा जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन की हैं वो मेरे साथ राब्ते में है इस वक्त। लेकिन कीनिया की हुकूमत से राब्ता जो है, देखिए दो मुल्कों के जब दरमियान कोई मामला होता है तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसको किया जाता है, क्योंकि जब भी मैंने उनको अप्रोच किया उन्होंने यही कहा है कि आपका सिफारत खाना या आपकी हुकूमत ये करेगी, ठीक है, लेकिन हुकूमत क्यों करेगी? वो उन्हीं की तो करप्शन का पर्दा चाक कर रहे थे, हुकूमत की क्या इस हवाले से जो होगी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो वजारत खारजा को इस चीज़ों पर डायरेक्ट किया जाए तो फिर हम उनके ऊपर जो है वो सिफारती दबाव डाल सकते हैं, और हम क्योंकि वो एक दूसरा मुल्क है ना, तो हम बहुत हद तक उनकी चीज़ों के अंदर नहीं वो कर सकते। मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने, क्या आपको लगता है अब तक कोशिश नहीं की होगी? क्या मैंने अब तक वहाँ तमाम क्वार्टर्स को नॉक करने की कोशिश नहीं की होगी? बस वो ये कहते हैं कि ये काम आपकी वजारत खारजा और आपकी हुकूमत के करने का है, और वो शायद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और हम भी ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, आप फैमिली को इंसाफ मिले, और उनके जो कातिल हैं वो मंजर आम पर जरूर आने चाहिए। इस सिलसिले में भी इन्वेस्टिगेशन है वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आज खुद नोटिस लिया गया है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गई। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से क्या एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है और क्या इत्तलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। मुल्की सियासत की बात करते हैं, जहां मुल्की सियासत की हवाओं का अंदाज हमें कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये कि खुद साख्ता जला वतन जो शरीफ खानदान के पहले फर्द हैं यानी सलमान शहबाज पाकिस्तान आ रहे हैं, और सलमान शहबाज की आमद के हवाले से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें थी उस पर भी जो मोहर तस्दीक है वो सब्त कर दी गई। और पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सलमान शहबाज साहब की तो वतन वापसी हो रही है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से मरीम नवाज साहिबा भी पहले बात कर चुकी हैं, तो क्या खबर है, क्या इतलात हैं, कब वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब के बारे में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कोई कल ही कहा था कि वो जनवरी में वापस तशरीफ लाएंगे। मैं अगर थोड़ा सा और कहूँ कि कुछ अंदाजे हो सकते हैं जी, जनवरी नहीं तो फरवरी में, तो मेरा ख्याल है अगर बहुत भी ताखीर हुई, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर जो बात और ऑथेंटिक बात की है वो तो सरदार अयाज सादिक साहब की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसी वजह से ताखीर भी हो, चुके सेहत के मसाइल उनके हैं। कल भी मैं यहाँ एक हार्ट स्पेशलिस्ट से बात कर रहा था, तो वो भी नवाज शरीफ साहब का केस जानता, उन्होंने कहा वो बड़ा सीरियस केस है, और तीसरी दफ़ा का बाईपास, और जो उनकी गर्दन से दिमाग की तरफ शरेआम जाती है खून लेकर, ये बहुत ही संगीन मामलात है। तो अगर बहुत ताखीर भी हुई तो शायद मार्च तक आ जाए, लेकिन जनवरी ही सामने रखें। ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब ये बताइएगा, सलमान शहबाज वतन वापस आ रहे हैं, वतन वापस आकर वो उन मुकदमात का सामना करेंगे जिन मुकदमात में वो इदारों को मतलूब हैं? बिल्कुल, जो तो उन्होंने ऐलान भी किया है, वो उम्रा करने गए थे और वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल इतवार को वापस पहुंच रहे हैं। तो ये केसेस देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, तमाम मुकदमात को देखें इन्होंने, शरीफ खानदान सलमान शहबाज को वक्त से निकल गए। आप देख लें नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज साहब, उधर हमारी पार्टी के लोग, उन पर झूठे केसेस, राना सनाउल्लाह समेत, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी, यानी जो जो मुखालिफ था, इमरान खान ने तो चाहा कि उन्हें बंद करके बल्कि खत्म ही कर दें, यानी राना सनाउल्लाह को तो फांसी की सजा दिलवाने का उन्होंने झूठा इल्जाम लगा के बंदोबस्त कर लिया। तो इसी तरह से उन्होंने ये सारे काम किए, और अगर सलमान शहबाज साहब निकल गए तो सबको मालूम है ये केसेस झूठे हैं। अब अदालतों में साबित हो जाएगा कि सब केसेस झूठे हैं। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब की तो हम स्टेटमेंट भी देखते रहते हैं ना, खान साहब की राना सनाउल्लाह साहब के मुकाबले पर स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, तो दोनों फ्रंट फुट पे हैं एक दूसरे से जब वो इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से आप भी जनवरी मैक्सिमम फरवरी का जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे तो आपको लगता है इतना आसान उनके लिए होगा? चैलेंजिंग हालात होंगे आप समझते हैं, या वो आकर अपनी सजा पूरी करेंगे? खान साहब ने भी पहले कहा था कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, उसके बाद देखना कि किस तरह से तुम्हारा वेलकम किया जाता है, और इस पूरे अरसे में आपको बकौल खान साहब की जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको जो सपोर्टर्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो नवाज शरीफ का वतन वापस आना आप क्या समझते हैं, चैलेंजिंग होगा? जी, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने जो कहा कि वो सजा पूरी करेंगे, जी देखिए, केस तो एक ही है और उस केस की सारी बुनियादें झूठी साबित हो गई हैं, वो मुनहदम हो गई हैं बुनियादें। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आके ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल लेनी है और साथ ही अप्लाई कर देना है जमानत के लिए, और बुनियादें मौजूद हैं कि उन्हें जमानत मिले। ये मैं कानून की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ, ठीक। और जमानत मिल गई तो बाकी उस केस में अब रहा कुछ नहीं है, वो सारा झूठा केस है, क्योंकि बशीर अरशद जो मलिक थे, फौत हो गए वो जज अरशद शरीफ, उनको जो फैसला अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज थे, तो उनके फैसले में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं।
इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि तमाम वो केसेस जो इमरान खान साहब ने बनाए, नैब को दबाकर, नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके, और वो सारे बेबुनियाद केसेस हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2019 को यहाँ इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी एंटी करप्शन सेमिनार हुआ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की सदारत में, और उससे खिताब किया था चेयरमैन नैब जावेद अपना जस्टिस जावेद साहब। उसमें उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के खिलाफ जो 2 रेफरेंसेस हैं वो तो तैयार पड़े हैं, मालूम जब्बा और पेशावर मेट्रो, और वो अभी शुरू होने वाले। तो फिर उनकी वीडियो सामने आ गई, फिर वो नहीं शुरू हो सके, और अपोजिशन के खिलाफ धड़ाधड़ केसेस बनते रहे और अपोजिशन को उन्होंने बंद किया जेलों में। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एक के बाद दूसरा बयानिया पिट रहा है, झूठ साबित हो रहा है। वो अपने मौक़िफ़ से हर रोज पीछे हट रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने अमेरिका को कहा, ये सुन लीजिए कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है हुकूमत तब्दीली के लिए। साइफर बयानिया जो है वो साजिश है, वो उन्होंने फिर क्लीन चिट दे दी अमेरिका को भी। साइफर कहा ये भी अब हम आगे आ गए हैं, साइफर को भी छोड़ें। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा इन्होंने साजिश किया, फिर वो उससे भी पीछे हट गए। फिर वो रूस गए तो कहा कि हम कोई गुलाम हैं, अमेरिका हमें डिक्टेट ना करे। हालांकि अमेरिका ने क्या कहा था उन्हें, लेकिन अब रूस वाले दौरे से भी उन्होंने कहा गलती है। तो रोजाना उनका बयानिया, उनके मामलात झूठे पड़ रहे हैं। जो कुछ उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा वो भी गलत साबित हो रहा है। ठीक है, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, जो बयानिया लेकर आप लोग भी गवर्नमेंट में आए हैं वो आप पूरा नहीं कर सके, मईशत को ठीक नहीं कर सके। मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें, हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत से टॉक शोज में देखा, वो कहते थे कि हमें आने तो दें, हमें आने तो दें, हम डॉलर को नीचे लेकर आएंगे। जब आप लोग आए तो डॉलर 250 पर चला गया। फिर इसहाक डार के हवाले से बातें शुरू हो गई कि इसहाक डार डॉलर डार से डर गया, लेकिन अभी भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हो सकी। तो नवाज शरीफ के हवाले से भी अब यही बातें की जा रही हैं कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद आएंगे तब हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो कब तक हम ये जो बातें हैं सिर्फ बातें ही सुनते रहेंगे, इन पर अमल दरामद कब होगा? आपकी मुआशी स्ट्रैटेजी जो है, पॉलिसी है, वो कब बेहतर होती दिखाई देगी? देखिए, अब आपने बहुत ठोस सवाल किए हैं, हकीकत पसंदी पर मबनी आप जवाब भी सुन लें। जी, पहली बात यह है कि जब आप तज्जियाकार, आप अपना जो एंकर पर्सन है, सवाल उठाते हैं तो सामने हकायक भी होंगे आपके। जी, जो मुआहदे किए IMF के साथ वो इमरान खान ने किए, हमने तो कोई मुआहदा नहीं किया। उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, इसलिए कि एक सावरन स्टेट, जब एक वजीर आज़म एक रियासत की हुकूमत मुआहदा करती है तो वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा होता है। ये उससे पीछे हटे तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इदारे पाकिस्तान को डिफॉल्ट यानी करार दे रहे थे कि अब ये डिफॉल्ट कर गया है। हमने पहला हमारा चैलेंज ये था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफॉल्ट से बचाया। दूसरी बात ये थी कि जो खारजा महाज पे, फॉरेन फ्रंट पे इमरान खान ने तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात तबाह कर दिया। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ वक्त की कमी है। आपका पॉइंट आ गया कि IMF की वजह से जो मुआहदा पिछली गवर्नमेंट ने खराब किया, आप पर मुश्किल हालात इसलिए आए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आएंगे, आपको मुस्लिम लीग नून की सियासत कितनी तब्दील होती दिखाई दे रही है? ज़िमनी इंतखाबात में जो पै दर पै शिकस्त मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो उसमें कोई बेहतरी आ सकेगी? जी, वो एक तो ज़िमनी इंतखाबात, आप ये हकीकत बिल्कुल सामने रखें कि वो PTI की अपनी सीटें थी, जिनमें से हमने पहले 5 सीटें वापस ले ली, फिर दूसरी में से 2 सीटें अपोजिशन चाहे पीपल्स पार्टी ने ली हैं, जिसने लिया उनकी 2 सीटें गई। इसलिए नवाज शरीफ साहब के वापस आने, वर्कर का, वोटर का एतमाद बढ़ेगा। कुछ तंजीमें नौ हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि तब तक, जैसे आपने देखा रूस से सस्ते तेल का मुआहदा हो गया, अपना सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जनवरी नहीं तो मैक्सिमम फरवरी तक वापस जरूर आ जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज की हवाले से। और जनाब, टीमें जो हैं वो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल है। गो कि रावलपिंडी टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट मैच था बहुत वो ही काफी मायूस कुन रहा पाकिस्तान की जानिब से। इंग्लैंड ने अच्छी और बहुत ही शानदार हिकमत अमली का मुजाहरा किया ऑब्वियसली और पहला टेस्ट जीत लिया, मगर जो कौमी शाहीन है वो अब कम बैक करेंगे नहीं करेंगे या क्या होगा? इसमें जो बुरी खबर आ रही है अनवार वो ये आ रही है कि हारिस रऊफ अनफिट हो गए हैं, व्हिच इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि शाहीन पहले ही अनफिट हैं, वो भी इस सीरीज में नहीं है, हारिस भी नहीं होंगे, तो जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो काफी मेरा ख्याल है डिस्टर्ब हो जाएगा। बट स्टिल हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम कम बैक करे जिस तरह से हमेशा से करती आई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है वो है पिच का। रावलपिंडी में बहुत ज्यादा हम पर तनकीद हुई और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी इस सिलसिले में काफी फिक्रमंद तो है, लेकिन क्या वजह है कि इतना पैसा क्रिकेट पर लगाया जाता है और हम एक पिच अच्छी रेडी नहीं कर पा रहे जिस पर हमें क्वालिटी क्रिकेट देख सकें। अगर मुल्तान की पिच भी रावलपिंडी जैसे निकल आई तो फिर क्या होगा? लेकिन खैर होगा वही जो मंजूर खुदा होगा और अब पिच बनाने और जिम्मेदारी तब्दील हो चुकी है। खैर पिच तो अब बन चुकी है जैसे भी हो, अलबत्ता टीम पाकिस्तान को इंग्लिश टीम का जो मुकाबला है कारकर्दगी के साथ मुस्बत और बहादुरी से खेल दिखाना जो कि इंग्लैंड की टीम ने दिखाया खाली परफॉर्मेंस नहीं, उनकी जो हिकमत अमली है उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और क्रिकेट की जो एक और खबर है बांग्लादेश से, वो भी आपसे शेयर करते हैं। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी है और यूं उन्होंने वनडे सीरीज में भारत को चारों खाने चित भी कर दिया है। इसी तमाम मामले पर हम बात करेंगे। भारत भी हमारी क्रिकेट टीम को अनवार वो कहते हैं ना कि तबाह करने की तरफ पे रहा है, तो भारत को चाहिए कि ऊंची हरकतों से बाज आना चाहिए। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का जो मामला भी हुआ, हमने परसों डिस्कस किया था, उनको वीजे जारी नहीं किए, तो मेरा ख्याल है भारत की अगर उजारादारी क्रिकेट पर है तो उसको एक पॉजिटिव जो रोल है वो प्ले करना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतें करनी। मैदान में आए फिर हराएं, फिर ये वाला ये स्ट्रेटजी रखें। पाकिस्तान आए, हम भी इंडिया आके खेलें, खेल के मैदान में हराएं। बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं पूरी सिचुएशन के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, मुल्तान टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच अहमद, आपने ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। अब हारिस रऊफ भी अनफिट हो चुके हैं, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है कितना इसको फर्क पड़ेगा और क्या होगा, और हारिस रऊफ का मुतबादिल कौन दिखाई दे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आपने अभी तक जितनी भी बातें की हैं मैंने सारी सुनी है और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे लिए सरप्राइजिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान की हार हो या चाहे पिंडी की पिच का मामला हो या हारिस रऊफ का इंजर्ड होना हो। देखें, जब हमारी टीम कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रही है और इस डिफेंसिव मोड का किसी के पास कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, और इसी अप्रोच की वजह से आपने जो है वो डरते हुए पिच भी इस तरह की बनाई, बिल्कुल हल्का सा ग्रास था उस पर कायद आज़म ट्रॉफी में। और क्या हुआ कि कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस के 4-5 दिन बाद ही एकदम से पिच ने इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। उसके बाद हारिस रऊफ की आपने बात की है। देखें, हारिस रऊफ को डेब्यू बहुत गलत टाइम पे कराया है। पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता ये कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जगह आप राइट आर्म फास्ट बॉलर को टीम में डाल दो। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जगह हमेशा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ही आता है। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो तब राइट आर्म फास्ट बॉलर आता है। आपके पास तो ऑप्शन था डोमेस्टिक में मीर हमजा का, आपने क्यों नहीं उसको खिलाया? अगर आपने देखें, आपकी जो इंटरनेशनल टीम में आने का क्या क्राइटेरिया है कि प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, उनमें जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल टीम का हिस्सा होंगे। तो जब आपने उन प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट करना तो फिर उनको बता दें कि वो अपने घर बैठें या फिर वो सारी जिंदगी डोमेस्टिक ही खेलते रहें। और हारिस रऊफ फिजिकली रेडी थे टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए। ठीक है, आप किस तरह से अभी देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करें, जिस तरह से आपने भी कहा हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, तो पाकिस्तानी टीम को उस मोड में आने की कितनी ज़रूरत है? और अभी सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, हिकमत अमली की बात हो रही है, जिसमें कैप्टन का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तानी टीम को भी इंग्लैंड की तरह ही सोचना होगा। देखिए, सिर्फ पाकिस्तानी टीम को नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला और जितनी ब्रेवली, इससे मेरे ख्याल में देखें
इंग्लैंड वहीं पे टेस्ट मैच जीत गया था जब उन्होंने 350 पे अपने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया था। क्या हमारा कप्तान अगर होता बेन स्टोक्स की जगह तो वो कभी डिक्लेयर करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। या इंडियन टीम का होता? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का ना एक कल्चर बन चुका है, एक बुज़दिली आ गई है, मुझे नहीं पता हमारी टीम में क्यों, और ये बुज़दिली हमें दिमाग की तरह खाती जा रही है। आप देखें कि एक नॉर्मल पिच भी रखी जा सकती थी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक से डरते हुए आपने बिल्कुल ही इसको पिच को शेव कर दिया और उसको एक हाईवे बना दिया। फिर आपकी अपनी कंडीशंस थी, उनके आपने तो ड्रॉ की कोशिश की, उन्होंने एक दिन में 500-550 स्कोर कर दिया और आप लोगों ने जो है वो 2 दिन में भी जाके उतना स्कोर नहीं कर सके। तो आपका तो माइंड क्लियर था कि आपने ड्रॉ के लिए जाना है। ये तो उनकी जो है वो बहादुरी थी कि उन्होंने 350 पे इनिंग्स डिक्लेयर की और आके आपको कहा कि आए आके चेस करें और आप वो नहीं चेस कर सके। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसको अब करना ये पड़ेगा कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि जो हार का खौफ है वो अपने दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखें, क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं या कोई भी खेल खेल रहे हैं तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। ये नहीं हो सकता कि आप हर बार जीतेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप इस तरह से तो खेले ना कि कुछ नजर आए कि कोई आपने फाइट की। स्पिनर्स का भी कहा यह जा रहा था कि पिच है उसमें 2 स्पिनर्स का होना लाजमी था। बहरहाल हमारे पास एक ही स्पिनर था। मुल्तान की पिच के बारे में आपका क्या तज्जिया है, क्या एनालिसिस है, वो शेयर करेंगे। ये कैसी पिच है? दूसरा ये भी बताएं कि आमतौर पर पिच मैच से कितने दिन पहले तैयार होती है और इसमें तब्दीली की गुंजाइश होती है? देखें, मुल्तान की पिच की बात आपने की है पहले, तो मुल्तान की पिच के बारे में अभी तक तो यही सुना है पीसीबी से कि डिफरेंट नजर आएगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना पिचेस को क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है और सीरियस लिया जा रहा है कि यहाँ पे जब 5वें दिन का टेस्ट मैच का खेल हो रहा था तो मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच हैं पाकिस्तान के, वो टीम के साथ होने के बजाय मुल्तान में बैठे हुए थे। तो मुल्तान में जाहिर बात है वो फिर पिच की तैयारियां कराने गए होंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब को अगर इतना शौक है पिच तैयार कराने का तो मेरे ख्याल में रिजाइन करें बैटिंग कोच के डेजिग्नेशन से और फिर क्यूरेटर की जॉब जो है वो ले लें। और दूसरी बात ये है कि देखें, जो पिच तैयार होती है वो आप ये समझिए राउंड अबाउट 2-3 दिन पहले तक फाइनलाइज हो जाती है, चेंजिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। देखें, नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट को अगर आप इस तरह की पिचेस पे खेलेंगे जिस तरह की पिंडी की पिच है तो मेरे ख्याल में आप टेस्ट क्रिकेट का अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाजा निकले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को अगर हम अलाइव रखना चाहते हैं तो उसी तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो कि इंग्लैंड ने खेली और आई थिंक पूरी दुनिया को दिखाया कि अब टेस्ट क्रिकेट इस तरह से खेली जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अहमद आप जनाजा निकलने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है अभी भी कोई गुंजाइश बची है? हम कंसिस्टेंटली अब देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। बाबर आजम की कप्तानी पर भी काफी बात होती है। अभी किस तरह से देख रहे हैं? जो बॉलिंग अटैक था वो भी काम नहीं दिखा सका, और अगर बैट्समैन की बात करें तो आखिरी दिन पर वो भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके कि सीरीज अगर हम जीत नहीं रहे, मैच जीत नहीं रहे, तो हम डिक्लेयर की तरफ ही चले जाएं, ड्रॉ की तरफ चले जाएं। देखें, बात ये है ना कि ये तो आपको पहले सोचना पड़ता है ना मैच से पहले कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। देखें, जीतेंगे तो आप तब जब आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे। अब आप डिफेंसिव मोड में लगे रहेंगे, एक एक सेशन में आप मार के जो है वो 30-40 रन बनाएंगे, तो उस हिसाब से तो आप टेस्ट क्रिकेट कभी भी नहीं जीतेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ये बात की है कि दिलो दिमाग में जब आपने बिठाया कि हमने ड्रॉ के लिए जाना है तो फिर मैच ड्रॉ ही होगा। दूसरी चीज ये है कि सिलेक्शन, मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन जिन प्लेयर्स की होनी चाहिए थी, देखें डायनामिक्स और हैं टेस्ट क्रिकेट के, T20 के डायनामिक्स या वनडे क्रिकेट के डायनामिक्स और हैं। 4 ओवर करना या इवन वनडे में भी आप सरवाइव कर जाते हैं 4 के बजाय, जब आपको 10 ओवर की लिमिट होती है 10 ओवर करने पड़ते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप कैसे सरवाइव करेंगे जब आपको पूरा दिन बॉलिंग करनी है और 5 दिन लगातार करनी है? तो फिर ये इंजरी के मसाइल तो रहेंगे, और फिर इस तरह की जब वो फटा विकेट होगी उस पर जब बॉलर्स एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, तो ये इंजरी के मसाइल तो उनको रहने हैं। इवन नसीम शाह भी अगर मैं देखूं तो वो मुझे 100% फिट नहीं नजर आते। नसीम शाह भी उनका जो राइट शोल्डर है जिससे वो बॉलिंग करते हैं उसमें उनको अनफिट होने के खिलाड़ियों के अनवार काफी मसाइल हमें हमारी टीम में दिखाई दे रहे हैं, जिसको पीसीबी को संजीदगी से लेना पड़ेगा। अच्छा अहमद, जाने से पहले जरा कल भारत की हार पर भी बात कर लेते हैं। आपका एनालिसिस
शेयर कर लेते हैं। कल भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े नाम भी कुछ ना कर पड़े, तो बांग्लादेश से जो भारत को शिकस्त हुई है, आप क्या कहेंगे उस पर? मुस्बत क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आई थिंक इसी तरह के अपसेट्स का सामना करना पड़ेगा। देखें, इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना शुरू हो गए थे ये पिछले कुछ अर्से में, और वो किसी भी तरह से उनके जो अपने पैरों पे ना वो पानी नहीं पड़ने दे रहे थे, और इस तरह की चीज़ उनके साथ होनी थी। क्योंकि देखें, $1 बिलियन इकोनॉमी का ये हाल है कि बांग्लादेश जैसी टीम से वो हार रही है। मैं उनकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं बोर्ड की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ उनके। और देखें, बांग्लादेश ने साबित किया है कि वो अब कोई छोटी टीम नहीं है, और उन्होंने एक तरह से अलार्म बजाया है कि वो आने वाले जो इवेंट्स हैं बड़े आईसीसी के, उनमें अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इसी तरह से कैरी ऑन करें। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और हमारे मुल्क का सेम मसला है, वो ये है कि हम बड़े नामों पे ज़्यादा चलते हैं। अगर हमारे दोनों की टीम्स को देखा जाए तो हम जो है वो कोई बड़ा प्लेयर अगर 50 करते तो वाह एक हफ्ते तक नहीं खत्म होती, और उसके बाद फिर जब वो डाउनफॉल आता है तो तनकीद भी खत्म नहीं होती। मेरे ख्याल में जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्रिकेट का, चाहे T20 है, वनडे है, ये टेस्ट क्रिकेट है, उसके लिए जो सूटेबल प्लेयर हैं उनको टीम्स में रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि कौन सा प्लेयर का कितना बड़ा नाम है, क्योंकि हर फॉर्मेट की डायनामिक्स डिफरेंट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन क्वेश्चन थे, और अहमद काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और जो पीसीबी की जानिब से डिसीजन लिए जा रहे हैं पिच को लेकर भी काफ़ी उन्होंने तनकीद की है कि इस तरह की पिचेस अगर हम बनाएंगे और हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो फिर जो इस टाइम इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी है उसका मुकाबला करना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और बहरहाल बेस्ट विशेस कह सकते हैं हम अपनी टीम को, और जो इंजरीज का शिकार हमारे प्लेयर्स अभी दिखाई दे रही हैं वो भी जल्दी जल्दी रिकवर हों। पीसीबी को उनकी जो इंजरीज हैं और जो अनफिट होने के मसाइल हैं उनको संजीदगी से बहरहाल लेना चाहिए। अनवर, प्रोग्राम में आई गेस ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे, और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त आलमी सतह पर भी जो तेल की सियासत है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, और ये देखने में तब आ रहा है जब रूस और यूक्रेन जंग के बाद आलमी सतह पर आजमाए हुए हलीफ अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रहे हैं। हम बात करें सऊदी अरब की और अमेरिका की, जिनके दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और अब सऊदी अरब की सड़कों के जो मनासिर हैं वो ये हैं कि वहां पर चीन के झंडे लहरा रहे हैं। बात हो रही है चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। बिल्कुल, और ये 3 दिन का दौरा है, और चीनी सदर 2016 के बाद सऊदी अरब पहुंचे हैं, और ये दौरा ठीक नाजरीन उस वक्त में हो रहा है जब रियाद और वाशिंगटन के दरमियान, जैसे कि अनवार ने भी बोला कि सर्द जंग एक हमें बज़ाहिर नजर आ रही है, और जो अमरीकी सदर है वो बाकायदा तौर पर तेल के मामले पर सऊदी अरब को नताइज की धमकी भी दे चुके हैं। ये सारा मामला अब तेल की पैदावार के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो चीन है वो सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और वैसे भी चीन मशरिक़ वुस्ता में अपने असर और रसूख में इजाफा कर रहा है। बिल्कुल, ये वो वक्त है जब अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में वैसी मदद नहीं मिल रही जैसी उन्हें माजी करीब में मिलती रही है, और अगर सदर शी जिनपिंग मुलाकात करने जा रहे हैं सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात स्केड्यूल है। इसके अलावा वहां पर चीन अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करने जा रहे हैं, जिसमें 14 अरब ममालिक के सरबराहान भी शरीक होंगे, और साथ ही साथ वो मशरिक़ वुस्ता के दीगर रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें करेंगे। बहुत अहम विजिट है चीनी सदर का, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका जो हैं जो बहुत क्लोज थे, लेकिन अभी दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अनवर। देखें, मैं समझता हूं कि वक्त ये साबित कर रहा है कि अमेरिका की वो
जिसमें उसने हर बात हमेशा से पिछले 30-40 साल से ताकत के बलबूते पर मनवाई और खुद को वाहिद आलमी ताकत होने का नाजायज फायदा उठाया। अब मशरिक वस्ता समेत पूरी दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर को मानने के खिलाफ दुनिया के मुमालिक का एक खामोश इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। और इसके हवाले से जिस तरह से सऊदी जैसा मुल्क जो इतना बड़ा हलीफ रहा अमेरिका का, उसने ओपेक प्लस में तेल की ज्यादा पैदावार करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि बिलावास्ता तौर पर उसका रूस को फायदा भी पहुंच रहा है कि रूस अपना तेल जो है वो पूरी दुनिया में सस्ते दामों बेचकर अपनी इकोनॉमी को भी सहारा दे रहा है। और एक और अहम बात ये कि देखिए चीन ने ये साबित कर दिया है कि अब मौजूदा दौर की जंगों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि बाकी मुफादात के ऊपर कारोबारी रवाबत बढ़ाकर एक दूसरे के मुमालिक को फायदा पहुंचाकर आप ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, बजाय ये कि अमेरिका की तर्ज पर मुल्कों पर जंगे मुसल्लत करके उन पर कब्जे करके आप समझें कि आप दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल रहेंगे। अच्छा हामिद साहब, जैसे कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए आलमी सिफारतकारी में मसरूफ है, रूस यूक्रेन जंग की वजह से अरब ममालिक से ताल्लुकात को भी मजीद बेहतर बनाने में चाइना के पास एक नादर मौका भी अब आ गया है, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें दो चीजें एक तो आप देखें जोग्राफियाई तौर के ऊपर रूस की ज्यादा अहमियत है मशरिक वस्ता के अंदर भी, चीन के साथ भी, पाकिस्तान और जनूबी एशिया के खित्ते में भी। और इसी वजह से अमेरिका जो जबरदस्ती, मैं बार बार कहता हूं कि अपना हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहता रहा है, अब उसको बहुत बड़ी का सामना है। और दूसरी जानिब मशरिक वस्ता और खलीज के मुमालिक ये बात समझते हैं कि उनका इकोनॉमिकल मुआशी फायदा इसके अंदर है कि वो चाइना के साथ मिले वन बेल्ट वन रूट जैसे प्रोजेक्ट पे या BRI जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहां पर वही बातें का मुफादात की बात होगी और खित्ते को पूरा है वो अब नई ताकत बनता नजर आ रहा है। ये यूरोप को भी नजर आ रहा है, ये अमेरिका को भी नजर आ रहा है, ये बाकी दुनिया को भी नजर आ रहा है। ठीक है हामिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सऊदी अरब के दिफा की अगर बात करें तो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो लंबे अरसे से अमेरिका से ही मुंसलिक हैं। अगर टेक्नोलॉजी को छोड़ने की अगर बात करें, एक टेक्नोलॉजी को छोड़कर दूसरी पर शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं है। अगर चीन के हवाले से बात की जाए, चीन क्या सऊदी अरब की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकता है? इस तरह का भी कोई मुआहदा हो सकता है? और साथ ही साथ क्या ये लग रहा है कि सऊदी अरब जो एक तवील अरसे से ब्लैकमेल होता आ रहा है अमेरिका से अपनी दिफाई ज़रूरियात को लेकर, क्या अब सऊदी अरब भी अमेरिका से जान छुड़ाना चाहता है? देखिए अनवर, अहम बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 3-4 साल में हंगामी तौर पर सऊदी अरब की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक तब्दीली लाई, और वो ये है कि उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया खुद अरब ममालिक के साथ बैठकर कि हम ईरान के साथ जो मुसलसल एक जंगी कैफियत में रहते थे जिसका फायदा अमेरिका उठाता रहा ब्लैकमेल कर करके कि जी ईरान पता नहीं आपको तबाह कर देगा, इसलिए आप हमसे दिफाई ताउन रखें, हमसे फौजी साजो सामान लें। तो उस चीज को मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक तो ये कि ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी जानिब इससे कोई इनकार नहीं कि मॉडर्न दौर के अंदर चाहे वो फिजाई ताकत हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या एयर डिफेंस हो, उसके अंदर चाइना जो है वो अमेरिका से भरपूर मुकाबला कर रहा है। रूस भी उसी में शामिल है। तो सऊदी अरब को बड़ी जबरदस्त आप समझें कि मुतबादल के तौर पर चाइना मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर सकता है, और इस सपोर्ट का फायदा ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आप अगेन ताकत के मराकज़ को तब्दील होता हुआ देखेंगे। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब तेल से आगे देख रहा है, आपने भी तस्करा किया, तेल पर इन्हिसार को कम करना चाहता है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे क़यादत कुछ बोल्ड फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर मोहम्मद बिन सलमान तब्दील करना चाह रहे हैं, वो ये तासुर और वो ये अमली तौर पर ये करना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब सिर्फ हज उम्रे और तेल के लिए मुल्क नहीं है, बल्कि ये सियाहत के लिए खुला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ सियाहत होगी बल्कि तजारत होगी, बल्कि खुद अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाह रहा है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहा है, और टेक्नोलॉजी के हवाले में दुनिया में चाइना जैसे मुल्क से फायदा लेकर खुद बहुत
बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है, चाहे वो दिफाई पैदावार हो, चाहे वो जदीद आईटी की पैदावार हो। तो ये बहुत बड़ी अप्रोच है जो चेंज कर देगी पूरे सऊदी अरब के तासुर को भी और सऊदी अरब की इकोनॉमी को भी, जो कि सिर्फ तेल पर डिपेंड कर रही थी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी मोहम्मद बिन सलमान की। उसमें नियोम सिटी जैसा प्रोजेक्ट शामिल है, उसके अंदर विजन 2030 शामिल है। ये सारे प्रोजेक्ट जब अमली तौर पर नजर आएंगे तो खुद आप देखेंगे कि सऊदी अरब दुनिया में एक ताकत के तौर पर भी पहचाना जाएगा। तो चीनी सदर का ये जो दौरा है, इसके दौरान आप क्या देख रहे हैं? कोई अहम मुआहदे हो सकते हैं, उसमें मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है? दूसरा, अमेरिका जो है वो तेल के मामले पर रूस को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश में इस वक्त लगा हुआ है, इसलिए अमेरिका ने जो अपने तेल के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे वो भी रिलीज किए थे। देखिए, दो बातें। एक तो ये कि चाइना ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि तकरीबन 23 अरब डॉलर के तो वो बाहमी मुआहदे करने जा रहा है सऊदी अरब के साथ। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, न्योम सिटी में चाइना का और सऊदी अरब के बाहमी ताउन की बात है, टेक्नोलॉजी की और अफरादी कुव्वत के ताउन की बात है, ये सारे मुआहदे आपको होते हुए नजर। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि एक्चुअली अमेरिका जिस तरह दबाव डालकर रूस के ऊपर ये अमेरिका के हवाले से या की जंग के हवाले से फायदा हासिल करना चाह रहा है, इसके अंदर अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अमेरिका को नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। शुक्रिया हामिद मशरकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवार की जो आलमी दुनिया है उसकी जो नज़र है वो अब इस अहम मुलाकात, इस अहम दौरे पर जमी हुई है। तो लेट्स सी। अच्छा अनवार, हम लोग अक्सर जब फ्री होते हैं यूजुअली घर में अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं। तो साल 2022 अब को अलविदा करने में अब चंद ही दिन बाकी रह गए और ये फिर किस्सा माजी हो जाएगा। तो शेयर करते हैं आपके साथ फैक्ट्स के इस साल में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली खबरें या पर्सनालिटीज कौन सी रही, जिनमें नंबर 1 अगर जिक्र किया जाए तो आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफात पा जाने की जो खबर थी, लोगों ने सबसे ज्यादा इसको सर्च किया। फिर दूसरे नंबर पर यूक्रेन जंग के हवाले से लोगों ने गूगल सर्च की। तीसरे नंबर पर इमरान खान का लॉन्ग मार्च रहा, सानिहा मरी रहा इसके बाद। और पाकिस्तानियों ने 5वें नंबर पर खातून टिकटॉकर की वीडियोस और तस्वीर सबसे ज्यादा सर्च की। और उसके बाद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो खबरें फैली थी, और फिर साबिक जो सदर हैं परवेज मुशर्रफ, उनकी बीमारी के इत्तलात के हवाले से भी लोगों ने इस सर्च इंजन को इस्तेमाल किया है। और मलून सलमान रुश्दी की बीमारी की खबरें भी तलाश के एतबार से 8वें नंबर पर रही हैं। और पाकिस्तानियों ने सहाफ़ी इकरारुल हसन को भी सबसे ज्यादा गूगल पर तलाश किया है। बिल्कुल। तो ये फैक्ट्स थे, ये कुछ आपके साथ हमने शेयर किए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, हम बात करते हैं अनवार, विंटर्स आते हैं तो विंटर्स जहां बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, मोस्ट फेवरेट सीजन होता है, वहां पर अपने साथ ये कुछ मुश्किलात भी लेकर आते हैं। उसमें नंबर 1 ये होता है, क्योंकि अच्छा ये बात कहना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत होगा कि खवातीन स्किन कॉन्शियस होती हैं। आई थिंक जो मर्द हैं वो भी स्किन कॉन्शियस हैं। और अब आप देखें कि हमें मेंस सैलून्स भी उतने ही दिखाई देते हैं और मर्द भी अपने स्किन, अपने बालों का ख्याल रखते हैं। तो विंटर्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ड्राई स्किन, फटी एड़ियाँ, गिरते हुए बाल और खुश्की का होता है। फिर रिंकल्स, ऑब्वियसली अगर स्किन ड्राई है तो उससे रिंकल्स बढ़ना, जब रिंकल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली खवातीन बूढ़ी दिखना शुरू हो जाएंगी। खवातीन, मर्दों को भी अब ये टेंशन होती है। जिस तरह से नबिया कह रहे हैं कि हम मेंस सैलून भी अब उतने देख रहे हैं, तो मेंस सैलून्स के अंदर हम रश भी उतना ज्यादा ही देखते हैं। तो क्या मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि जब मौसम तब्दील होता है हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो हाइड्रेट योरसेल्फ, हाइड्रेट। डिहाइड्रेशन से बचे। भाई मैं भी तो टिप्स दूंगी ना अपनी सास तनवार, हमारा भी तो देखे ना बताना बनता है। तो पानी बहुत ज्यादा पिए। उसके अलावा हमारे जो एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली हमारे साथ पैनल पर है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हैं, उनसे हम बहुत सारे शो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ड्राई स्किन से, रिंकल से, फटी स्किन से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर मुबशर डाहा हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, हाउ आर यू?
वालेकुम सलाम मिस नबीहा एंड मिस्टर अनवार खावर, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये स्किन के मसाइल हमने दुरुस्त कहा कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली खुश्की, फटी एड़ियाँ, बालों का गिरना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जी बिल्कुल मिस नबिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि सर्दियों में स्किन केयर डिफरेंट होती है और गर्मियों में डिफरेंट होती है। तो सर्दियों में क्या होता है कि वेदर हमारा सराउंडिंग में ड्राई होता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और जब स्किन ड्राई होती है तो उसकी केयर डिफरेंट अंदाज में करनी होती है। हम ये रिकमेंड करते हैं बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट कि जब भी आपकी स्किन ड्राई हो आप मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र मीन कि जो आम ज़बान में हम लोशन का इस्तेमाल करते हैं या क्रीम या जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो सराउंडिंग वेदर है उसके इफेक्ट से बच सके और जो ड्राइनेस है उसकी ड्राइनेस से बच सके। अगर आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर और बाकी स्किन के ऊपर जो एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज पार्ट्स हम उनको कहते हैं कि जो कवर नहीं होते, मतलब ये कि हमारा फेस देख लें, फेस एक्सपोज होता है, हमारे हाथ एक्सपोज होते हैं क्योंकि इनके ऊपर हमारे कपड़े नहीं होते, तो इसलिए इन पार्ट्स पे स्किन मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूरी है। आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे तो रिंकल से और स्किन के फटने से आपकी स्किन महफूज रह सकेगी और बच सकेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप क्रीम्स के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस तरह से नबिया भी कह रही हैं कि हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अब अगर हम बात करें कि मौसम तब्दील हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि हर मौसम के हिसाब से फल हैं, सब्जियां हैं, तो आप क्या समझते हैं खुराक की तब्दीली है, खुराक को भी उसी तरह से हमें नोटिस रखना चाहिए कि किस मौसम में कौन सी खुराक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट वाटर इनटेक का इफेक्ट आता है। जिस तरह मैडम नबिया ने कहा कि जब हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश नज़र आती है और ज़्यादा गुड लुकिंग हो जाती है और बिल्कुल हाइड्रेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन डैमेज होने से बच जाती है। और अगर पानी का इस्तेमाल कम होगा तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट स्किन के ऊपर आता है, स्किन डल हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम करें और 8 गिलास ऑफ वाटर पर डे रिकमेंडेड हैं। विंटर में भी और समर में से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें फिर पसीना आता है तो पानी का अखराज होता है बॉडी से, इसलिए पानी का इस्तेमाल समर में ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन विंटर में भी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से लोग पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो हम डर्माटोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम करें। और दूसरा ये कि जो आपने खुराक की बात की है, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स और जो फ्रेश जूसेस होते हैं उनका भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता है स्किन के ऊपर, इसलिए उनका इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी आप खुराक लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, प्यास इतनी ज्यादा नहीं लगती, गर्मी की शिद्दत चूंकि नहीं महसूस होती, तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल ग्रीन चिट दे दी है कि पानी का इस्तेमाल नंबर 1 है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। फिर हम खुश्क ग़िज़ाएं भी खा रहे होते हैं, खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा ग़िज़ा के ऊपर भी बाद में आऊंगी और किचन की चीज़ों का जो इस्तेमाल है अक्सर ख़वातीन फेस पे करती हैं, ये बात मुझे चेक करनी है आपसे। लेकिन एक मोस्ट कॉमन मिथ है या हकीकत है, फैक्ट है, मैं आपसे इस पर जरूर जानना चाहूंगी। अक्सर हमने सुना है कि वो खवातीन या मर्द जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अपने फोरहेड पे लाइंस बन जाती हैं आंखों के गिर्द, तो इतना ज्यादा माथे पर लाइंस या एक्सप्रेशन आईब्रोज को इतना करेक्ट नहीं होता, रिंकल्स पड़ते हैं, लाइंस टाइम से पहले आ जाती हैं, तो क्या ये सिर्फ मिथ है या इसमें कोई हकीकत भी है? अच्छा देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें होता बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन लेंगे, स्पेशली आप देखेंगे कि जो लोग जिम जाते हैं तो वो जब भी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं तो अपने फेस को वो बिल्कुल वो कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके फेस पे भी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, रिंकल्स की एक और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब आप सन एक्सपोज होते हैं, मतलब आप धूप में जाना ज़्यादा होता है, तो उससे स्किन ड्राई होती है, उससे स्किन डैमेज होती है, जिसकी वजह से भी फेस के ऊपर रिंकल्स आते हैं। और रिंकल्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अर्ली एजिंग आना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर। मतलब ये कि अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, इवन देन आपके फेस के एक्सप्रेशन या फेस की लुक ऐसी हो जाती है कि आप ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन 2-3 चीज़ों से अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेशन या आप स्माइल करते हैं तो ज़्यादा जोर लगा के मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, जिसकी वजह से रिंकल्स प्रोड्यूस हो। दूसरा यह कि सन एक्सपोजर से भी अवॉइड करें। सन एक्सपोजर के और भी डिफरेंट डैमेजेस हैं, बट अभी चूंकि आपने सवाल ही सिर्फ रिंकल्स के हवाले से किया, तो बिल्कुल रिंकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली कि रिंकल्स जो हैं किन रीजंस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आप बता रहे हैं
कुछ क्रीम्स अगर आप गाइड करना चाहें या कोई देसी टोटके आप बताना चाहें, किस तरह से जिन लोगों के ऑलरेडी अब रिंकल्स हैं वो क्या करें? अच्छा देखिए, रिंकल्स के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पहले तो हम उसकी तरफ जाते हैं कि जो हमारे पास एस्थेटिक्स ऑप्शन है। एस्थेटिक्स ये कि मैं आई एम माई सेल्फ डूइंग प्रैक्टिस इन एस्थेटिक डर्माटोलॉजी। एस्थेटिक्स के आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेजर्स भी करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो आपने खुद कहा अनवार साहब कि जी कोशिश करें कि रिंकल्स प्रोड्यूस ही ना हो, और अगर प्रोड्यूस हो भी जाएं तो हमारे पास फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हम लेज़र भी कर सकते हैं, उसके लिए बोटॉक्स भी कर सकते हैं, फिलर भी कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ सीरम्स भी एडवाइस कर सकते हैं। वो फिर कंडीशन देख के डिपेंड करता है कि जी कितने सीवियर रिंकल्स हैं, और उसकी फिर हमने रीज़न भी देखनी है, पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं। अगर सन एक्सपोजर है तो फिर हम उसमें सन ब्लॉक देंगे और हम उनको रिकमेंड करेंगे कि आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करें और डायरेक्ट फेस के ऊपर सन ना पड़े या सूरज की किरणें ना पड़े। तो इसलिए फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव फैक्टर हम फिर रिकमेंड करेंगे। अच्छा, ये भी आज अगर आप ये क्लियर कर दें, क्योंकि जो जितने भी ये ट्रीटमेंट्स हैं एस्थेटिक के, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लेजर ट्रीटमेंट को लेकर, बोटॉक्स को लेकर, फिलर्स को लेकर, कि इनके बाद में साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर स्किन लूज कर जाती है, स्किन लूज कर जाती है, फिर इसको मेंटेन करने के लिए दोबारा से वो प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ते हैं, जो आपका एक नेचुरल चेहरा होता है वो बिगड़ जाता है। अच्छा, इसका आपने बिल्कुल ये पब्लिक का सवाल, ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया है। मैं आपको ये बताऊं कि जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं उनकी एक सर्टन लाइफ होती है। मतलब ये कि अगर बोटॉक्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स लास्ट फॉर 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो हम पहले ही अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनको हम क्लियर कर देते हैं कि बोटॉक्स जो आप करवा रहे हैं इसका रिजल्ट और इसका इफेक्ट रहेगा आपके फेस के ऊपर 4 to 6 मंथ्स के लिए। तो 4 to 6 मंथ्स के बाद उसका इस तरह का ड्रॉबैक नहीं होता जी कि आपने बोटॉक्स करवा लिया तो उसके बाद स्किन ढलकना शुरू हो गया, ज्यादा रिंकल्स पैदा हो गए, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात आपने की है फिलर्स हैं। फिलर्स की अब जो लाइफ होती है ना, वो होती है 12 से 18 महीने। ठीक है, तो फिलर 18 महीने तक ही लास्ट करेगा या रहेगा, उसके बाद वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद दोबारा करवाना पड़ता है। अगर आप फिलर करवाएंगे तो 12 से 18 महीना उसकी लाइफ है, वो रहेगा, उसके बाद बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद स्किन मजीद ढलकना शुरू हो जाएगी, स्किन सैगी हो जाएगी या कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, चाहे वो लेजर्स हैं, बोटॉक्स है, फिलर है, व्हाटएवर हमारे एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में प्रैक्टिस हो रही है, वो सारे के सारे FDA अप्रूव प्रोसीजर्स हैं, और स्पेशली जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को, जब भी कोई एस्थेटिक प्रोसीजर प्लान करें आप, या जब भी इस तरह का प्रोसीजर प्लान करें तो प्लीज डॉक्टर के पास ही जाएं। आजकल हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बहुत इन हो गई है कि जो इवन के ब्यूटिशियन हैं, इवन के जो लोग नॉन डॉक्टर हैं, मेडिकल ग्रेजुएट नहीं हैं, डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, वो भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे काइंडली अवॉइड करें, ताकि आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, ऐसा उसका साइड इफेक्ट ना आ जाए कि बाद में उसकी करेक्शन या उसको ठीक करना ही मसला बन जाए। ठीक, आपसे डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम एशिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, तो जब बच्चा सबसे पहले पैदा होता है तो उसकी रंगत देखी जाती है और ये तबसरा किया जाता है कि ये आया गोरा है या फिर सांवला है, और अगर गोरी रंगत का है तो ठप्पा लग जाता है कि ये बच्चा खूबसूरत है, फिर बड़े होने तक उनको वो बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, नामवर लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो वक्तन फवक्तन इस पर मुख्तलिफ बात करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। फहद मुस्तफा पर बहुत तनकीद की गई, दानिश तैमूर पर बहुत तनकीद की गई, ये कहा गया कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाए हैं, दो के कभी दोनों में से किसी ने ओन नहीं किया। रिसेंटली सबूर जो हमारी एक नामवर अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं, लीड रोल्स करती हैं, उन्होंने भी डिनाई किया कि अगर मैंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाए होते तो आज मैं पाकिस्तान की नंबर 1 हीरोइन होती, बहुत और तरह के किरदार अदा कर रही होती। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस कितने ऑथेंटिक हैं? कुछ स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे एक्टर्स बात करते हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या ये सिर्फ पैसे की चमक है, या वाइटनिंग इंजेक्शंस वाकई रियल हैं और उतने ही इफेक्टिव हैं? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि वो यकीनन मेरी से अगर पूछेंगे तो हमारे पास तो जो क्लाइंट आते हैं, जो लोग आते हैं, उनका जो भी रंग होता है, सब कॉन्टिनेंट का जो नेचुरल कलर है वो गंदमी है। ये आपको और हम सबको पता है। सब कॉन्टिनेंट के जितने भी हम इंडो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका जो नेचुरल कलर है, सिवाय सम मतलब जो हमारे पास कुछ लोग हैं जस्ट लाइक कश्मीर के लोग हैं या KPK के लोग हैं, उनका कलर बहुत साफ होता है, या कोयटा के लोग हैं। अदरवाइज जो नेचुरल कलर है हमारा, हम के यहाँ के लोगों का, मैदानी इलाके वालों का स्पेशली, तो वो गंदमी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, उनकी स्किन का कलर जो भी है, अगर उनकी स्किन हेल्दी है तो हमारे लिए तो वो बहुत प्यारे हैं।
हमने कभी इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया, ना हमने कभी किसी को रिकमेंड किया है, ना किसी को इस चीज़ पे कायल करने की कोशिश की है जी कि आपका कलर सांवला है तो आप गोरे होने के लिए इंजेक्शन लगवाएं, कोई प्रोसीजर करवाएं, कुछ इस तरह से करें। बाकी जो बात आपने की है वाइटनिंग इंजेक्शन की, अब मैं एक्टर्स पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि वो जो बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने उसको ऑन करते हैं या नहीं करते, उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं या नहीं लगवाए। वाइटनिंग इंजेक्शन होता क्या है, एक्चुअली ग्लूटाथायोन इंजेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स एडेड होते हैं, जो भी हमारा एक पूरा कॉकटेल बनता है जिसमें हम लोग ये चीजें ऐड करके अपने क्लाइंट्स को लगाते हैं। उसका जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि वो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर यूज होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हैविंग सम सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये होता है कि जी कि उसका एक इफेक्ट आता है कि वो स्किन को ब्राइट भी करता है, लेकिन उसकी ब्राइटनिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सर्टेन टाइम के बाद आते हैं, एक पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस डोज भी लगवानी पड़ती है। पहली बात तो ये मैं रिकमेंड करूंगा अपनी ऑडियंस को कि जो आपका नेचुरल कलर है, बी कंफर्टेबल विद दैट, बी ओके विद दैट। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर सपोज के किसी की पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है या स्किन डैमेज हो जाती है तो उसके लिए हम ये प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसके साइड इफेक्ट के तौर पे जो बात आप कर रही हैं, हाँ, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का किसी अच्छे डॉक्टर से लगवाएंगे, इस चीज के लिए ज्यादा केयरफुल रहें कि वाइटनिंग इंजेक्शन मार्केट में डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने अच्छा ब्रांड ही रखा हुआ होगा और वो अच्छा ब्रांड ही यूज करेगा। सबसे तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपने स्किन कलर में कंफर्टेबल रहे और आर्टिफिशियल कोई भी चीज, आई थिंक जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड चीज है वो ही खूबसूरत है। डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम कम है तो मैं एक बड़ी जरूरी बात आपसे पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर अवेयरनेस के लिए भी आप भी इस पर रोशनी डालना चाहेंगे। हम बहुत जिक्र सुनते हैं नाइट आई क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या डार्क सर्कल्स प्रिवेंट करती हैं, रिंकल्स प्रिवेंट करती हैं, या हमारी जो अंडर आई जो एरिया है उसके लिए किस तरह से बेहतर है? दूसरा, हाइड्रोलिक सीरम के बारे में आजकल हम बहुत बात सुन रहे हैं, ये किस तरह से इफेक्टिव है? अच्छा देखें, जो हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल हैं, अब क्रीम का भी डिपेंड करता है कि मोस्टली लोग जो क्रीम यूज़ करते हैं वो मिक्सचर क्रीम यूज़ करते हैं। 4-5 क्रीम्स को मिक्स करके उसको कलर गोरा करने के लिए और रंगत को फेयर करने के लिए ये क्रीम इस्तेमाल की जाती हैं। तो प्लीज़ वो क्रीम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन क्रीम में क्या होता है, उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। वो ये है कि विद इन डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ में आपका कलर तो गोरा हो जाता है, लेकिन स्किन की हेल्थ बुरी तरह डैमेज हो जाती है। अब आपने बात की अंडर आई सर्कल की, चाहे वो अंडर आई सर्कल हो, पूरा फेस हो, आपका फोरहेड हो, जो भी एरिया आप उसको लाइट करना चाह रहे हैं, उसकी पिगमेंटेशन को या उसको गोरा करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करें तो काइंडली वो क्रीम इस्तेमाल करें जो डॉक्टर आपको लिख के दें, ना कि ऐसा कि सुनी सुनाई बात पे कि जी ये 5 क्रीम मिक्स कर लें, 2 क्रीम मिक्स कर लें, ये फलां क्रीम है जो अवेलेबल है मार्केट में और इसके इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं, विद इन डेज आप गोरा हो जाते हैं। तो उसमें स्टीरॉइड होने की वजह से आपकी स्किन बुरी तरह डैमेज होती है, चाहे वो अंडर आई सर्कल हो चाहे पूरा फेस हो आपका। ठीक है डॉक्टर साहब, जो फार्मूला क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो व्हाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं, और एक जो आम प्रैक्टिस है हमारे माशरे में कि हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम खरीद लेते हैं और डॉक्टर के एडवाइस के बगैर हम कोई भी सन ब्लॉक खरीद लेते हैं, वो कितना गलत है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो क्रीम की बात है ना, मेडिकल स्टोर पे वैसे जो मोस्टली क्रीम्स अवेलेबल होती हैं वो वही है कि जिसमें विटामिन सी होता है, हाइलोरेनिक एसिड होता है, और वो रिकमेंडेड है। बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि जो हमारे पास ब्राइटनिंग क्रीम मार्केट में अवेलेबल है वो काइंडली ना इस्तेमाल करें, प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस लें, और सन ब्लॉक भी डॉक्टर से एडवाइस लेके आप यूज करें। कुछ सन ब्लॉक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो रंगत गोरा भी करते हैं, तो उनसे काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि सन ब्लॉक में रंगत गोरा करने वाली अगर कोई चीज होगी तो वो फिर अगेन स्टीरॉइड्स होंगे जो कि आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज कर देंगे, और उस डैमेज से प्लीज स्किन को रोकें, अवॉइड करें, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे। स्किन का कलर ब्राइट है या टैन है, सांवला है या गोरा है, अगर स्किन हेल्दी है तो दैट इज वंडरफुल। अगर आपका रंग गोरा है और इवन देन आपने स्किन की हेल्थ कंप्रोमाइज कर लिया है तो फिर वो आपकी स्किन को, आपकी जो ओवरऑल, हम ये भी देखते हैं कि 4-5 क्रीमों का एक मिक्सर तैयार करके लोग इस्तेमाल करते हैं जल्दी रंग गोरा करने के लिए, वो कितना खतरनाक है? जी देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया कि जो 4-5 क्रीम मिक्स करते हैं उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, वो रंग गोरा तो कर देती हैं और बहुत जल्दी गोरा करते हैं। जो भी क्रीम आपकी, चाहे वो सिंगल क्रीम है या 4-5 क्रीम का मिक्सर है, जो 15-20 दिन में या 1 महीने में आपका रंग बहुत गोरा कर देगी, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत डेंजरस है। तो काइंडली उस चीज से अवॉइड करें। उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, आपकी स्किन को, हेल्थ को डैमेज करेंगी, आपकी स्किन थिन हो जाएगी, जिसको फिर बाद में हेल्दी करना या नॉर्मल करना इवन के डॉक्टर्स के लिए भी मसला बन जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपका
पैसे भी खर्च होते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी फार्मूला, ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है कि जो आपको विद इन डेज घोला कर दे। डॉक्टर साहब, आजकल पीआरपी सेशंस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। सैलून्स पर, क्लिनिक्स पर लोग पीआरपी सेशंस करवाते हैं, उसके 1, 2, 3 सेशंस करवाते हैं और इसी तरह बालों के लिए भी पीआरपी सेशंस करवाए जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये पीआरपी रिकमेंडेड सेशन है और रिकमेंडेड प्रोसीजर है। पीआरपी अगर प्रॉपर वे में इंटरनेशनल गाइडलाइंस, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके किया जाए तो स्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगेन ये देखा जाता है कि पीआरपी आप कर किस मकसद के लिए रही हैं। अगर पीआरपी प्रॉपर वे में ना की जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि बजाय इसके वो स्किन ग्लो करने के वो हाइपर पिगमेंटेशन कर देता है। तो और हमने ये भी देखना होता है पहले कि क्या जिस स्किन पे या जिस क्लाइंट का हम पीआरपी करने लगे हैं, इज इट यूजफुल फॉर दैट क्लाइंट और नॉट, इसको भी देखना होता है। और दूसरी बात है कि हेयर के लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन अगेन बहुत शुक्रिया स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक दाहा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट ये रहा है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डिफरेंट क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और जब भी मौसम तब्दील भी हो रहा है तो पानी की जो इनटेक है उसको आप कम हो जाती है, उसको आप उसकी मिकदार को बढ़ाकर रखें। अच्छा, वायरल वीडियो का सेगमेंट हमें कहा जा रहा है, वीडियो डायरेक्ट शेयर करें, उसके बाद उस पर जरा तबसरा करते हैं। प्ले कीजिएगा वीडियो। सो अनवार, आपने सरकारी चूहों का जिक्र तो सुना ही होगा। ये वही सरकारी चूहे हैं जो आपने अक्सर फिल्मों में देखे हैं, जो कभी सरकारी गोदामों की गंदम खा जाते हैं, जो पुलिस थानों में शराब पी जाते हैं, सरकारी दफातर में फाइलें तक हजम कर जाते हैं। और अब ये सरकारी खजाने को नहीं बल्कि सरकारी खाने को खाने वाले चूहे मंजर आम पर आ गए हैं। मेज पर मौजूद हैं और किसी की शायद नजर इन पर उस तरह से, मतलब अगर मैं और आप वहां पर होते हम भाग गए होते चूहे को देखकर। ऑब्वियसली तो वहां पर बड़े इत्मीनान से लोग बैठे हैं, उसको अपना केक खत्म करने दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से केक पेट भर कर खाएं और यहाँ से जाएं। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर शदीद वायरल हुई है। इसके बाद इस चूहे का क्या बना और इस केक का क्या बना, कहीं ये तो नहीं किसी ने खा लिया। तो बहरहाल ये एक मुअम्मा है। आगे की वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है। आई होप सो आज का प्रोग्राम और ये वायरल वीडियो आपको पसंद। के साथ ही प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त हुआ जाता है खत्म। इंशाल्लाह कल से होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।